प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी एग्जाम क्लास 12th बोर्ड का होने वाला है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता रहा हूं जो जैक द्वारा मॉडल क्वेश्चन में निकाला गया था। ये पहले के मॉडल क्वेश्चन में निकाला गया था। अभी समाजशास्त्र का मॉडल क्वेश्चन जैक के द्वारा नहीं निकाला गया है। इस बार पहले निकाला गया था, उन्हीं सभी प्रश्नों को बता रहा हूं क्योंकि मॉडल क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और पूर्व में आए हुए जैक द्वारा क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, इसीलिए उन सबको ध्यान से देख लेना है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में या ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? तो लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुष की संख्या से भाग देकर देने के पश्चात 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। अगला है, सावित्रीबाई फुले कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले जो है वो 1831 से 1897 देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। फिर है, बीपीओ क्या है? तो बीपीओ का पूरा रूप है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यह सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग कहा जाता है, जैसे कॉल सेंटर। या उन प्रमुख उद्योगों में से एक है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। अगला है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे समूह अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कानून बनाने या संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने लगते हैं, तो उन्हें दबाव समूह कहते हैं। जनसंपर्क के साधन को मास मीडिया क्यों कहते हैं? तो जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि। उन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। फिर है, तीभागा आंदोलन क्या था? तो ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे तीभागा या तीभाग आंदोलन कहते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का प्रमुख क्षेत्र था। यह आंदोलन 1946 से 47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, न कि आधा या इससे भी कम। इन आंदोलन यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था। आर देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, लेकिन इसने राजनीतिक रंग ले लिया। औद्योगिकरण से आप क्या समझते? तो औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन के उदय से या शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया है जो समान उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहद स्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, 5 मॉडल सेट निकला था। तो पहला मॉडल सेट में इतना अति लघु उत्तरीय था। अब दूसरा मॉडल सेट से है ये, जनसांख्यिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? तो विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था के सुधार से प्राप्त जनसंख्या वृद्धि के कम होने को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। यह लाभांश पिछले दशक में पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था की तरह तथा आज के आयरलैंड की भांति भारत को भी मिलना शुरू हो गया है। वर्ग और जाति में क्या अंतर है? तो वर्ग के समूह होते हैं जिसमें सीमाएं, बनावटी, मनमानी एवं बाढ़ होती है। कोई भी व्यक्ति इन समूहों में प्रवेश पा सकता है। जाति की सीमाएं वर्ग समूहों की तुलना में अधिक कठोर और रूढ़ियों पर आधारित होती है। तीसरा है, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो अपने राष्ट्र और उससे संबंधित हर चीज के लिए प्रतिबद्धता, आमतौर पर भावात्मक प्रतिबद्धता राष्ट्रवाद है। हर हाल में, हर मामले में राष्ट्र को सर्वोपरि रखना, उसके पक्ष में झुकाव रखना राष्ट्रवाद की पहचान है। यह विचारधारा की भाषा, धर्म, इतिहास, प्रजाति, सजाति आदि की समानता
समुदाय को विशिष्टता प्रदान करती है, राष्ट्रवाद का मूल आधार है। फ्रांसीसी क्रांति के कौन से 3 आदर्श अर्थात शब्द थे? तो आज समाज नए रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। समाज के इस नए रूप को फ्रांसीसी क्रांति ने 3 आदर्शों को बंधुता, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों में अभिव्यक्ति किया था। हरित क्रांति कब और किन क्षेत्रों में प्रारंभ की गई? तो 1960 से 70 के दशक में, विशेषता 1966-67 में देश में हरित क्रांति आई। यह कार्यक्रम मुख्यतः गेहूं तथा चावल उत्पादन करने वाले क्षेत्रों पर ही लक्षित था। हरित क्रांति पैकेज की प्रथम लहर पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में चली। विनिवेश क्या है? तो सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स जब निजी कंपनियों को बेचती है तो इसे विनिवेश कहते हैं। सरकार के हाथों ऐसी कंपनियां घाटे में चलने का जब अनुमान होने लगता है तब ऐसा अक्सर होता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को भय होने लगता है कि विनिवेश के कारण कहीं उनकी नौकरी नहीं चली जाए। इंग्लैंड में चार्टरवाद क्या था? तो ब्रिटेन में भी सभी को मतदान का अधिकार नहीं था। यह अधिकार संपत्ति के स्वामियों तक ही सीमित था। इसी के लिए चार्टरवाद इंग्लैंड में संसदीय प्रतिनिधित्व से संबंधित एक सामाजिक आंदोलन था। यह आंदोलन 1839 में प्रारंभ होकर प्रथम विश्व युद्ध तक मतदान के अधिकार के लिए लोगों के हस्ताक्षर अभियान के रूप में चलता रहा। फिर है अनुमान या प्रक्षेप से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2001 में हुई थी, जिसके आधार पर अगर 2026 की स्थिति का अनुमान लगाया जाए तो यह अनुमान भारी आकार ही दर्शाएगा। इसी को अनुमान या प्रक्षेप कहते हैं। 2001 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 2011। जाति प्रथा में अलगाव का क्या अर्थ है? तो अलगाव की भावना का सीधा अर्थ है जिसके आधार पर एक जाति दूसरी जाति से अपने को भिन्न मानती है और इस भिन्नता का कठोरता से पालन करती है। परिवार के सकारात्मक पक्ष क्या है? तो परिवार एक गहरे स्नेह और देखभाल की सनातन संस्था है। इसका उद्भव ही प्यार, त्याग, बलिदान, पारस्परिक सुरक्षा, देखभाल की मधुरता से हुआ है। परिवार की ऐसी सकारात्मक स्थिति इसके सकारात्मक पक्ष का बखान करती है। आत्म सत्कारण से क्या समझते हैं? तो सांस्कृतिक एकीकरण और समजातीयता की एक प्रक्रिया है। आत्म सत्कारण इसके द्वारा किसी समुदाय या समाज में नए शामिल हुए या अधीनस्थ समूह अपने विशिष्ट संस्कृति को खो देते हैं और प्रभुत्वशाली बहुसंख्यकों की संस्कृति को अपना लेते हैं। आत्म सत्कारण जबरदस्ती भी करवाया जा सकता है और यह ऐच्छिक भी हो सकता है। न्याय पंचायत क्या है? तो ग्राम पंचायत की न्यायपालिका के रूप में न्याय पंचायत की व्यवस्था होती है। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई है। बिहार भी ऐसे राज्यों में एक है। पंचायत ग्राम पंचायत की ही अदालत है। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का आधार इनके पास होता है। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल होते हैं। फिर है रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी? तो औपनिवेशिक शासन में रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि प्रबंध से संबंधित थी। अंग्रेजों ने मद्रास में रैयतवाड़ी प्रथा लागू की। तेलुगु भाषा में रैयत का अर्थ है कृषक। इसके अनुसार किसान जमीन के मालिक खुद थे। इस व्यवस्था में जमींदार के स्थान पर वास्तविक कृषक ही टैक्स चुकाने के लिए जिम्मेदार होता था। सोप ओपेरा का क्या तात्पर्य है? तो सोप ओपेरा कहानियों की लड़ी का धारावाहिक प्रदर्शन है। यह लगातार चलती है, अलग अलग कहानियां चलती रहती है और भिन्न पात्र प्रकट और गायब हो जाते हैं, पर स्वयं सोप का तब तक कोई अंत नहीं होता जब तक उसे पूरा प्रसारण से वापस नहीं ले लिया जाता। सोप ओपेरा एक इतिवृत्त को लेकर चलते हैं जिसे नियमित दर्शक जानते हैं, उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन के अनुभवों से सुपरिचित हो जाते हैं। मतलब एक तरह से धारावाहिक कह सकते हैं। अगला है जनसांख्यिकीय का क्या अर्थ है? तो जनसांख्यिकीय को जननांख्यिकी भी कहते हैं। डेमोग्राफी में यूनानी भाषा के 2 शब्द हैं,
डेमोस और ग्राफीन। पहले शब्द का तात्पर्य जनसंख्या से है, जबकि दूसरे का विवरणात्मक विज्ञान से। इस तरह जननांगीय जनसंख्या और उसे संबंधित विभिन्न पहलुओं के तार्किक और व्यवस्थित अध्ययन का विषय है, विज्ञान है। आप कैसे कह सकते हैं कि परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है? तो परिवार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, यह बात हमारे अस्तित्व के लिए अपने आप स्वीकृत है। हम यह मानकर जीते हैं कि अन्य लोगों के परिवार हमारे परिवार की तरह है। यही परिवारजन एकात्मकता का बोध परिवार को जीवन का अंग बना देते हैं। तीसरा है एकीकरण का अर्थ स्पष्ट करें। तो एकीकरण सांस्कृतिक जुड़ाव या समेकन की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा सांस्कृतिक विभेद निजी क्षेत्र में चले जाते हैं और एक समान सार्वजनिक संस्कृति सभी समूहों द्वारा अपना ली जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आमतौर पर प्रबल या प्रभावशाली समूह की संस्कृति को ही आधिकारिक संस्कृति के रूप में अपनाया जाता है। इसमें सांस्कृतिक अंतरों, विभेदों या विशिष्टताओं की अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, अथवा कभी कभी तो सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगा दी जाती है। काश्तकार या पट्टेदारी का क्या अर्थ है? तो जो कृषक भूस्वामी से खेती के लिए जमीन पट्टे पर लेता है उसे काश्तकार या पट्टेदारी कहा जाता है। ऐसे किसान को आमदनी मालिक कृषकों से बहुत कम होती है। इन्हें भूमि उपयोग के लिए मालिक को फसल या फसल की आमदनी के रूप में 50 से 75% तक का भुगतान करना पड़ता है। फोर्डवाद क्या है? तो 20वीं सदी में अमेरिकन उद्योगपति को फोर्ड कहा जाता था द्वारा लोकप्रिय की गई एक उद्योग व्यवस्था को फोर्डवाद कहते हैं। उसने कारों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करने के लिए पुर्जे जोड़ने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया। इस युग में भी उद्योगपति एवं राज्य दोनों के द्वारा कामगार को बेहतर तिहाड़ी और समाज के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू किया गया। खदान एक्ट 1952 का परिचय दे। तो बताया जाता है कि केवल कोयले की खान में 5.5 लाख लोग काम करते हैं। उनके कामकाज, मजदूरी, सुरक्षा आदि बिंदुओं पर भारत सरकार द्वारा खदान एक्ट 1952 लागू किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति खान में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। यदि वह निर्धारित अवधि से अतिरिक्त काम करता है तो उसे घंटे के हिसाब से अलग भुगतान होना चाहिए। खदान कामगारों के लिए निर्धारित सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। अगला है वन पंचायत की अवधारणा क्या है? तो वनों के अंध कटाई से ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, खासकर औरतों को खाना बनाने के लिए जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर पशुओं का चारा जुटाने में भी मुश्किल होता है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तराखंड में औरतों ने वन पंचायतें कायम कर रखी है। ये छोटे छोटे पौधे रोपती है, उनकी सिंचाई करती है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। तो बच्चों, ये थे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न जो जैक बोर्ड द्वारा निकाले गए थे मॉडल क्वेश्चन के रूप में। आशा करते हैं आपका परीक्षा में उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।